हम बात करेंगे पृथ्वी के भूगर्भ के बारे में सबसे सटीक और विश्वसनीय जानकारी देने वाले स्रोत भूकंपी तरंगों के बारे में। भूकंपी तरंगे यानी कि सिस्मिक वेव्स, ये एक प्रकार की यांत्रिक तरंगे होती हैं, यानी कि इनके मूवमेंट के लिए, प्रवाह के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कुछ तरंगे ऐसी भी होते हैं जिनके प्रवाह के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सूर्य से निर्वात के माध्यम से निर्वात में से होते हुए जो ऊर्जा पृथ्वी तक आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इनका जो माध्यम है संवहन, इसको हम बोलते हैं संवहन की प्रक्रिया, तो संवहन की प्रक्रिया के माध्यम से ये आती हैं। अब हम बात करते हैं तरंगों के प्रकार। तरंगे 3 प्रकार की हैं, प्राथमिक तरंगे, द्वितीय तरंगे और धरातल की तरंगे। इन सबके बारे में अब डिटेल से उन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले प्राथमिक तरंगे, इन्हीं को हम संपीड़नात्मक तरंगे यानी कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं, प्राथमिक यानी कि पी वेव्स। तो देखते हैं, सबसे ज्यादा गतिमान तरंगे होती हैं, इनकी गति 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड तक होती है, इसीलिए ये सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचती हैं, धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले अंकन इन्हीं तरंगों का होता है, इसीलिए इनको प्राइमरी वेव्स कहा जाता है, पी वेव्स कहा जाता है। ये तरंगे ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्ध्य प्रकार की विशेषताएं अनुदैर्ध्य तरंगों के समान होती हैं। तो इनकी जो विशेषता होती है ध्वनि तरंगों की, जैसे कि विशेषता होती है कि वो तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती हैं, उसी प्रकार से यह भी तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती हैं, लेकिन उस माध्यम की सघनता के आधार पर इनकी गति अलग अलग होती है। जो सॉलिड होते हैं यानी कि एस, वो सबसे ज्यादा सघन प्रकार के होते हैं, उनके जो कण होते हैं अंतर आणविक दूरी जो होती है वो न्यूनतम होती है, इसीलिए इन तरंगों में इनके प्रवाह के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त अवस्थाएं पाई जाती हैं और सबसे ज्यादा गति इन माध्यम में होती है। दूसरे नंबर पर आता है लिक्विड। लिक्विड के कण थोड़े दूर पर होते हैं सॉलिड के मुकाबले, इसीलिए यहाँ पर इनकी गति कुछ कम हो जाती है। सबसे ज्यादा विरल प्रकार का माध्यम होता है गैस, और गैस में कण अधिक दूरी पर होते हैं, तो इसीलिए इन तरंगों को गैस माध्यम से होकर गुजरने में सबसे ज्यादा समय लगता है, यानी कि यहाँ पर इनकी गति सबसे ज्यादा कम हो जाती है। तो इस प्रकार से इनकी गति का क्रम सबसे ज्यादा सॉलिड, उसके बाद लिक्विड और सबसे कम गति गैस में। साथ ही साथ एक बार आया था अनुदैर्ध्य तरंगों का, यानी कि ये अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंगे हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंगे किसे कहते हैं? दरअसल तरंगों को हम 2 रूप में बांटते हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड जो है अनुप्रस्थ तरंगे यानी ट्रांसवर्स वेव्स। तो अब बात करते हैं अनुदैर्ध्य तरंगों की। इसमें अणुओं की गति जो होती है, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं, इनका जो मूवमेंट है वो तरंगों के मूवमेंट की डायरेक्शन में ही होता है। यानी तरंग अगर इस मूवमेंट में था तो कण भी इसी मूवमेंट में इस प्रकार से गति करते हैं, तो इसी समांतर होती है चूंकि, तो ऐसे में हमें यहाँ पर संपीड़न और विरलन देखने को मिलते हैं। यानी कि कण जब बहुत नजदीक होते हैं तो वहां पर संपीड़न होता है, और जब कण दूर होते हैं तो वहां पर विरलन हो जाता है, कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन। तो यह क्यों हो पाता है? यह इसीलिए हो जाता है क्योंकि जिस दिशा में तरंग मूव कर रही है उसी दिशा में कणों का भी मूवमेंट होता है। तो कहीं कहीं कण दूर हो चुके होते हैं तो इसलिए वहां पर विरलन पाए जाते हैं, और जहां कण नजदीक हो जाते हैं वहां पर जो है संपीड़न पाए जाते हैं। अब बात करते हैं द्वितीय प्रकार की तरंगे, सेकेंडरी वेव्स। ये द्वितीय क्यों कहा जा रहा है, इनको ट्रांसवर्स क्यों कहते हैं, वो भी समझ लेते हैं। इनकी गति चूंकि इनसे कम होती है लेकिन इनसे अधिक होती है, 4 to 6 किलोमीटर पर सेकेंड, इसीलिए ये प्राथमिक तरंगों के बाद धरातल पर दृष्टिगोचर होती हैं। साथ ही साथ जो सिस्मोग्राफ है उस पर भी इनका अंकन इन तरंगों के बाद हो पाता है, इसीलिए इनको द्वितीयक या सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है। जल तरंगों के समान यानी वाटर वेव्स, और जो प्रकाश तरंगे होती हैं लाइट वेव्स, उन्हीं के समान ये तरंगे अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। अनुप्रस्थ तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? जैसे हमने अनुदैर्ध्य को जाना,
यहाँ पर अणुओं की जो गति होती है वो तरंग की चलने की दिशा के लंबवत होती है। यानी अगर तरंग इधर को मूवमेंट कर रही है तो जो कण हैं उनकी गति इस साइड में इस रूप में होगी। तो यहाँ पर हमें इस तरह की एक अवस्था दिखाई देती है, साइन वेव बनती है। और यहाँ पर एक वो पोजीशन होता है जब कण अपनी माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी पर होते हैं पॉजिटिव वे में, और एक अवस्था वो होती है जब कण अपनी माध्य अवस्था से यानी कि अपनी साम्य अवस्था से अधिकतम निगेटिव नकारात्मक दिशा की ओर अधिकतम होते हैं। तो इन दोनों को सुरंग और गर्त कहा जाता है, उभार या सुरंग या क्रेस्ट, और इसको गर्त कहते हैं यानी कि ट्रफ। तो ये हमने अनुप्रस्थ तरंगों को यहाँ पर जाना। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने की है कि यह तरल माध्यम में लुप्त हो जाती हैं, केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं। यही एक प्रॉपर्टी है इन तरंगों की जिसने भूगर्भ शास्त्रियों की सारी समस्याओं के समाधान कर दिए। यहाँ से हमने पृथ्वी के भूगर्भ के बारे में बहुत ही सटीक और बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन किए। अगर ये प्रॉपर्टी ना होती तो शायद पृथ्वी के भूगर्भ के बारे में इतना अच्छी तरह से हम जान ना पाते, क्योंकि पृथ्वी के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर ये द्वितीयक प्रकार की तरंगें जो होती हैं वो विलुप्त हो जाती हैं। इसका मतलब है जरूर उनके रास्ते में कहीं ना कहीं तरल माध्यम आ गया। इसका मतलब है कि पृथ्वी का वो हिस्सा तरल फॉर्म में है और वहां पर एस वेव जो है तरल के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जा रही हैं और उसके पार फिर वो तरंगें दिखाई नहीं पड़ रही हैं। अब बात करते हैं धरातलीय तरंगे, सरफेस वेव्स। यहां पर ये भी जान लेते हैं कि इन दोनों तरंगों को अगर देखा जाए तो इनको भूगर्भिक तरंगे कहा जाता है, बॉडी वेव्स कहा जाता है, क्योंकि ये संपूर्ण पृथ्वी से होकर के गुजरती हैं। जबकि यह तरंगे जो हैं ये धरातलीय तरंगे हैं, सरफेस वेव्स हैं, और ये केवल धरातल की सतह से होकर के गुजरती हैं। यानी कि अगर इस प्रकार से अगर हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर कहीं भूकंप उत्पन्न हो रहा है तो ये इधर इधर इधर, ये पी वेव्स और एस वेव तो हर तरफ मूव करेंगी, लेकिन जो एल वेव्स हैं वो इस प्रकार से मूव करती हैं, यानी कि धरातल की सतह से होकर के चलती हैं। तो धरातल की सतह से होकर चूंकि चल रही हैं तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा घातक है, सबसे ज्यादा घातक, सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं। जल और थल दोनों पर विनाशकारी प्रभाव डालती हैं और इतना ज्यादा विध्वंसकारी प्रभाव होता है कि शैलों को, जो हमारी प्लेट्स होती हैं, पृथ्वी कई प्रकार की प्लेट से मिलकर के बनी है, उनके बारे में हम आगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ेंगे, तो शैलों को भी विस्थापित कर देती हैं, इतनी ज्यादा सामर्थ्यवान होती हैं, इतनी ताकतवर होती हैं। तो धरातलीय तरंगे कहा गया इनको। लंबी अवधि की तरंगे भी इनको कहा गया। क्यों कहा गया लंबी अवधि की तरंगे? क्योंकि सबसे कम गति है इन तरंगों में, 3 किलोमीटर पर सेकंड केवल, और इसीलिए पूरी पृथ्वी के भ्रमण में ये इस तरह से होते हुए गुजरते गुजरते पूरी पृथ्वी के भ्रमण में ये सबसे ज्यादा समय लेती हैं। इसीलिए इनको लॉन्ग वेव्स यानी लॉन्ग पीरियड वेव्स कहा जाता है। एल वेव्स भी कहा जाता है। कहीं कहीं किताबों में लिखा हुआ मिलता है कि इनको एल वेव्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी खोज जो है डीएच लव के द्वारा की गई थी। तो फिलहाल जो है हमें यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए इनके सबके नॉमेनक्लेचर, इनकी प्रॉपर्टीज और इनसे भूगर्भ शास्त्रियों को पृथ्वी के भूगर्भ के बारे में डिटेल एक्सप्लेन करने में किस प्रकार से मदद मिली होगी, यह आप इससे समझ चुके होंगे। तरंगों के आरेख की बात करें तो पी वेव्स कुछ इस तरह से होते हैं, यानी कि बहुत सघन लेकिन आयाम कम। यहाँ पर सघनता थोड़ी सी कम है लेकिन आयाम थोड़ा बढ़ा है। यहाँ पर सघनता सबसे कम है लेकिन आयाम सबसे बड़े हैं, और एल वेव्स इसीलिए विध्वंसकारी